का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और पूरे के डिवाइड में साइन ए अपॉन 2। ये जब हम लोग प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किए थे तो ये फॉर्मूला बताई थी ना, तो ये जो प्रिज्म का डेरिवेशन बनाएंगे फॉर्मूला है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला को बनाते हैं, तो क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी। डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है। ये आपका निकलेगा मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो देखो रीजन क्या बता रहा है कि लाइट जो है डिस्पर्स कब होती है और किस कारण से होती है डिस्पर्स होना है। इसका मतलब जब प्रिज्म पे कोई सन की लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसका रीजन बताया गया है कि जो सन की लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है और प्रिज्म का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म के मटेरियल में अगर अलग अलग मटेरियल का बना होगा तो अलग अलग कलर के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी और रेड कलर के लिए कम होती है। तो ये जो फॉर्मूला बना है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए, इस फॉर्मूले में वॉयलेट कलर का जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का डेविएशन कम होगा। मतलब प्रिज्म पे जब लाइट इस तरह से पड़ती है और वो अंदर जाके डिवाइड होती है 7 कलर में, तो ऊपर में रेड आता है और नीचे में वॉयलेट आता है। तो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुई है। आप देख सकते हैं, ड्रॉ में आपको दिखाती हूँ, ये बुक में ऐसा ड्रॉ दिया हुआ था, ऐसे गई है और हल्का सा बैंड होता है। सबसे ऊपर में देखिए रेड कलर आता है, सबसे नीचे वॉयलेट कलर आता है। मतलब कि इस तरह से रेड कलर यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है बना हुआ, लेकिन वॉयलेट कलर एकदम नीचे मुड़ के आ रहा है। मतलब कि जो रेड कलर है वो कम डेविएट हुआ है बट वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट हुआ है। तो डेविएशन ऑफ जो मिनिमम डेविएशन होता है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है बस। अब देखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, कितना डिस्पर्स होता है और कितने एंगल से डिस्पर्स होता है कोई भी लाइट रे जब वो प्रिज्म के अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइट बीम जब प्रिज्म से पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब कि फैल जाती है। और इसका जो डिस्पर्सन होता है उसको मेजर करने के लिए हम दो कलर के बीच के एंगल को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे ऑफ एनी टू कलर, ठीक है। इमर्जेंट रे ऑफ एनी टू कलर्स का मतलब क्या हुआ, प्रिज्म से जितने भी कलर्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो दो कलर के दोनों कलर को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों एक पॉइंट पे मीट करती है। तो दो कलर के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉ बना है, यहाँ पे देखो आपका एबीसी प्रिज्म है, प्रिंट नहीं किया है अच्छे से फोटो। यहाँ पे देखो मिनिमम डेविएट हुआ है, ये आपका रेड कलर, व्हाइट कलर और एक आपका येलो कलर, 3 कलर लिया गया है, ठीक है। रेड कलर को अगर आगे की तरफ बढ़ाएं और वॉयलेट कलर को आगे की तरफ बढ़ाएं, सेंटर वाले रे को नहीं लेना है। इससे क्या बोला है, फर्स्ट रे और लास्ट रे के बीच के एंगल को। ये आपका फर्स्ट रे हो गया रेड और लास्ट रे हो गया वॉयलेट, दोनों को हमने आगे की तरफ बढ़ाया तो दोनों एक पॉइंट पे ओ डैश पे मिलते हैं, तो उनके बीच के एंगल को यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन हर कलर के लिए अलग अलग होगा। लेट रेड कलर के लिए हमने डिस्पर्सन लिया है डेल आर, डेल मतलब डेविएशन, आर मतलब रेड। वॉयलेट के लिए डेल वी लेते हैं, ठीक है। तो इनका एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, डेल वी इज इक्वल टू डेल आर प्लस थीटा, या थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। ये हमने निकाला। अब देखो ये आ गया आपका प्रिज्म किस मटेरियल का बना है। अलग अलग मटेरियल का बना होगा तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आपका ये वाला फॉर्मूला, डेल इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। यहाँ पे अगर हम रेड कलर के लिए लेते हैं तो लिखेंगे डेल आर इज इक्वल टू ए
म्यू आर -1, और वॉलेट कलर के लिए लेंगे तो लिखेंगे डेल वी इज इक्वल टू ए म्यू वी -1। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। फिर इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, तो वहां से जो भी कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है। ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन का जो यूनिट है वो डिग्री या रेडियन होगा। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है कि एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है। प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री का होता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू भी ज्यादा आती है। दूसरा, किस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगुलर डिस्पर्सन भी ज्यादा होगा, और अगर कम है तो एंगुलर डिस्पर्सन भी कम होता है। उसके बाद है आपका डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर उस पावर को बताया जाता है जब कोई लाइट रे प्रिज्म पे जब जाती है तो वो उसको उसके अंदर कितनी एबिलिटी है डिस्पर्स होने की या फैलने की या स्प्लिट होने की। कलर बैंड जो हमको मिलता है अलग अलग लाइट के फॉर्म में, वो अलग अलग लाइट जो डिस्पर्स होती है वो कितना डिस्पर्स हो सकती है, उसी को डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। या अगर डेफिनेशन फॉर्म में या फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ वॉलेट एंड रेड रेज एंड डेविएशन ऑफ मीन रेज या येलो रेज, ठीक है, जो सेंटर पे आएगा, उन दोनों के रेशियो को डिस्पर्सिव फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिया है एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ रेड एंड वॉलेट रेस। ठीक है, तो रेड और वॉलेट रेस के बीच की डिस्पर्सन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे मतलब कि येलो रे, उसको लिखेंगे डेल वी इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू डेल वी माइनस, सॉरी वाई होगा, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। फिर यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्म में, जो हमने इक्वेशन पढ़ा था इस फॉर्म में, इसकी और इसकी तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तीनों की वैल्यू हमने इस फॉर्म में निकाली और तीनों की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, जो कैंसिल होगा उसको कट कर देंगे तो आपके पास में लास्ट में ये फॉर्मूला आ जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। ठीक है, चलिए इसके बाद टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रम। ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपको पता होगा, व्हाइट रे किसी प्रिज्म पे आती है तो वो डेविएट हो करके अपने कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और हाइट अपने कलर्स में डिवाइड होती है, उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं, और वहां पे जो कलर बैंड हमको मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट कलर का जो अरेंजमेंट होता है, लाइट रेस का जो अरेंजमेंट होता है वो उनके वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि सोलर स्पेक्ट्रम आपको पता होगा विबग्योर के फॉर्म में होता है, वॉलेट पहले रेड बाद में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप का स्पेक्ट्रम बताया गया है, रियल और वर्चुअल स्पेक्ट्रम। रियल और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इमेज में पढ़ा था व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज जो है वो मिरर के बैक में मिलता है, वर्चुअल इमेज जो है मिरर के सामने मिलता है। तो वैसे ही स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम जो कि स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है उसको रियल स्पेक्ट्रम बोलेंगे, सेम एज जैसे मिरर का है, ये आपका प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, एबीसी। यहाँ पर ये यहाँ से हमने लाइट रे को डाली तो वो लाइट रे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और इस तरह बाहर पे निकल के आती है। तो यहाँ पे जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जो लाइट रे है हमको दिखाई दे रही है, यहाँ रेड और यहाँ वॉयलेट कलर की। तो यहाँ से लाइट रे गई रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे हमको दिखाई देती है, तो इसी को बोलेंगे कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा रियल स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं वर्चुअल स्पेक्ट्रम। सेम एज इमेज की तरह वर्चुअल स्पेक्ट्रम जो होगा वो स्क्रीन के आगे दिखाई देगा, स्क्रीन के पीछे, स्क्रीन के अंदर नहीं दिखाई देता है।
देखेंगे यहाँ पे, ये आपका प्रिज्म हो गया। प्रिज्म पे जब लाइट यहाँ से जाती है तो वो इस तरह से इधर निकली, ठीक है, और एक इधर निकली। तो एक्चुअल में उसको किधर जाना था, ये जो लाइट है इस तरह से मुड़ के आ जाती है। अगर उसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों वॉलेट रे को हमने आगे की तरफ बढ़ाया तो एक पॉइंट पे मिला, फिर दोनों रेड रे को आगे की तरफ बढ़ाया तो दोनों एक पॉइंट पे मिले। तो ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म के आगे पे ही जो हमको इमेज दिखाई देगा या जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा उसको वर्चुअल बोलेंगे। लेकिन प्रिज्म के बैक साइड पे अगर इधर आता है तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, सेम एज मिरर की तरह। इसके बीच में डिफरेंस दिया है बुक में, इसको भी आप पढ़ लेना, एग्जाम में आता है रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम के बीच का। इसके बाद जो पूछा जाता है प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रम। मैम। हाँ बोलो। मैम ये स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? आवाज कटी थी क्या मेरी बीच में? नो मैम। देखो, जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल के टाइम पे बताई थी मैं, और शुरू से मैं यही बताते आ रही हूँ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। रेनबो देखा है ना तुमने? रेनबो देखा है ना? हाँ यस मैम। यस मैम। हाँ, हाँ 7 कलर उसमें होता है ना, 7, ठीक है। तो ये जो कलर हमको मिलता है ना इस तरह से, ये एक बैंड के फॉर्म में दिखाई देता है, और इस पूरे कलर बैंड को, 7 कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यस मैम। बस इतना ही समझो। ये देखो, ये भी पूछता है एग्जाम में, इम्प्योर एंड प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर मतलब जो 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 कि मिक्सअप होगा, प्योर मतलब एकदम क्लियर वाला, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया। चलिए, लाइट बीम प्रिज्म से पास हुई और वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सिंगल रे किसी रिफ्रैक्टिंग फेस पे पड़ता है तो वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे कलर में, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किया गया तो ये पता चला कि इसमें जो कलर बैंड हमको दिखाई देता है इस तरह से, वो एक सिंगल स्लिट के फॉर्म में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो कलर्स होते हैं हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे कि रेड कलर है, ये वॉयलेट कलर है। रेड के हाँ, रेड के बाद आता है ऑरेंज। तो आपको यहाँ पे एक चीज नहीं पता होगा, सारे जो कलर्स होते हैं वो सब एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। मतलब रेड कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, ये चीज आपको पता नहीं चलेगी वहां पे। ये आपका जिस मान लीजिए रेड कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर येलो कलर हो गया, ये ठीक है। तो जैसे कि मैंने तो लाइन ड्रॉ किया तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट से कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे खत्म हुई है? रेनबो में आप नोटिस करेंगे, आपको ये याद यहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि कहाँ पे रेड कलर स्टार्ट हुई, कहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि सारी कलर जो है एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मतलब हुआ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेना, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहेंगे, बिकॉज ये सारे कलर्स आपको एक साथ दिखाई देते हैं, एक में मिक्सअप दिखाई देते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए इम्प्योर स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, मतलब कि रेड कलर का कुछ पार्ट आपके येलो कलर में होगा, येलो कलर का कुछ पार्ट रेड कलर में होगा, इस तरह से मिक्सअप होता है। अब दूसरा है, हाँ सॉरी, प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम में जो हम कलर बैंड्स होते हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अगर कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं और वो क्लियर लाइन शो करते हैं तो उसको प्योर स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप स्पेक्ट्रम को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप होता है, उसी तरह से स्पेक्ट्रोमीटर होता है। वहां पे एक छोटे से प्रिज्म को रखा जाता है, और वो छोटे से प्रिज्म को आप उस पर रख करके जब आपको लेंस की हेल्प से देखेंगे तो आपका जो स्क्रीन होगा वहां पे आपको पूरे कलर्स इस तरह से दिखाई देंगे। मान लीजिए सिर्फ रेड आपको दिखाई देगा, फिर आप उसको थोड़ा रोटेट करेंगे, फिर रेड के प्लेस पर आपका येलो दिखाई देगा, फिर रोटेट करेंगे, फिर आपको ग्रीन दिखाई देगा। ये अलग अलग कलर दिखाई देगा कब? जब हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमको प्योर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। प्योर स्पेक्ट्रम के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले तो जो स्लिट होना चाहिए वो नैरो होना चाहिए। स्लिट मतलब जहां से लाइट रे को बाहर की तरफ निकालना है।
ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेज एंटर करते हैं, मतलब कुछ नंबर ऑफ फ्रेज ही प्रिज्म पे एंटर करेंगे या स्लिट पे एंटर करेंगे, तो स्लिट थोड़ा पतला होना चाहिए, चौड़ा नहीं होना चाहिए। आपको भी पता होगा कि अगर एक हम पतले पाइप की से प्रेशर ज्यादा आता है वाटर का, लेकिन अगर चौड़े पाइप को लेंगे तो उसमें प्रेशर कम आता है वाटर का, इसलिए स्लिट को पतला लेना है। इसके बाद जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होना चाहिए, मतलब जितने भी लाइट रे उस पर इंसिडेंट हो रहे वो अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे में मिक्स होगा तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। प्रिज्म को आपको ऐसा सेट करना है कि वहां पे मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपको दिखाई दे, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग मिनिमम डेविएशन का वैल्यू होता है। हाँ, और जो इमरजेंट रे होती है उसको देखने के लिए हम एक्रोमेटिक लेंस का या एक अलग टाइप के लेंस का यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिक्स लेंस का यूज करते हैं, इस तरह से बना रहता है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्सअप रहता है। तो ये कंडीशन उतना एग्जाम में नहीं आता है, प्योर इम्प्योर स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पूछ सकता है आपको एग्जाम में। हाँ, इसके बाद है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी आता है एग्जाम में, आईएमपी क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का फैल जाना। जब कोई लाइट सन से आती है, मतलब सन से हमारे एटमोस्फियर में आती है, तो एटमोस्फियर में प्रेजेंट जो भी गैसेस होती हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, देखिए ये सन की लाइट है, यहाँ से हाँ, सन की लाइट हमारे एटमोस्फियर में आई, और हमारे एटमोस्फियर में जो भी गैस होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनसे वो टकराती है, और टकरा करके वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब कि हट जाती है। ठीक है, और बहुत सारे डायरेक्शन में वो फैल जाती है, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग। When the light ray coming from the sun enter into the atmosphere and interact with the gaseous element, then it deviates from its path in various directions. It's called scattering of light. यहाँ पे दो टाइप बताए गए स्कैटरिंग के, एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग और एक इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, जब स्कैटरिंग पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं लाइट की वेवलेंथ की, जो भी लाइट आ रही है उस पार्टिकल पे, ठीक है, तो लाइट की वेवलेंथ जितनी भी होगी वो अगर कम होगी और इस पार्टिकल का साइज अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे इन दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होती है। मतलब ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देता है और ये अपनी एनर्जी इसको दे देता है, तो इसको इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है।
इसका एग्जाम्पल दिया है इन इलास्टिक स्कैटरिंग का, रमन इफेक्ट और रेला स्कैटरिंग। तो एक तो एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं रमन इफेक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल लाइन या सिंगल लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो वो क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्रेक्ट होती है, ठीक है। तो उसका जो कुछ पार्ट है वो फैल जाता है, लाइट का कुछ पार्ट फैल जाता है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम में जो भी लाइट फैल जाती है वो ओरिजिनल वेव के साथ में, ओरिजिनल लाइट के साथ में मिक्स हो जाती है। ये आपका ओरिजिनल रे होगा और जब फैल के बाहर निकलेगा तो वो आपका मिक्स ऑफ वेव होगा। तो इस लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके, बिकॉज ये जब एंटर करता है तो ये ज्यादा वेवलेंथ लेके एंटर करेगा, लेकिन जब वो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है या फिर उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर आ जाता है तो उसका जो वेवलेंथ है वो कम हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो फोटोन होते हैं और जो पार्टिकल के मीडियम होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फोटोन कहाँ पे होंगे, जब ये लाइट किसी मीडियम पे पड़ती है तो लाइट रे जो है वो पैकेट के फॉर्म में होती है और पैकेट को हम लोग यहाँ पे फोटोन बोलते हैं। तो वो जो फोटॉन्स हैं वो इस सरफेस एरिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ आकर के अपनी एनर्जी को इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इस कारण से इनका जो वेवलेंथ है, जो लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी उस वेवलेंथ से ज्यादा होता है और इसका वेवलेंथ कम हो जाता है। इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल स्कैटरिंग का कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है। ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है, हमारे एटमोस्फियर के कारण, क्योंकि सनलाइट जो है वो मॉलिक्यूल्स पे आकर के स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। तो जब सनलाइट हमारे एटमोस्फियर में आके नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके स्कैटर्ड हो जाती है तो कुछ लाइट रे को जो है वो जो लेयर होता है हमारा एटमोस्फियर का वो कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को वापस कर देता है, री एमिट कर देता है, मतलब अपने अंदर से वो वापस, जो कि मैं ड्रॉ बना रही हूँ, सन से लाइट आती है और वो इसके पड़ने के बाद फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शन पे, ठीक है, पार्टिकल्स पे आके फैल जाती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो तो हमारा जो एटमोस्फियर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने में ले लेता है और कुछ को री एमिट करता है, मतलब वापस फिर बाहर की ओर निकालता है। तो मॉलिक्यूल्स में से जब लाइट आती है तो सारे डायरेक्शन पे फैल जाती है। तो इस कारण से जो आपका स्काई है ब्लू कलर का दिखाई देता है और जो शॉर्ट कलर का वेवलेंथ होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ का होगा जैसे कि ब्लू कलर, वो शॉर्टर वेवलेंथ का होता है तो वो आपको इजिली दिखाई देगा। जो लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं वो आपको कम दिखाई देते हैं। जब हम स्काई को देखते हैं तो लाइट स्कैटर्ड होने के बाद जो हमारे आईज पे लाइट पड़ता है वो सिर्फ ब्लू कलर का पड़ता है, क्योंकि ब्लू कलर का जो लाइट रे है वो ज्यादा दिखाई देता है। इस कारण से हमको जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिया है कि जो बादल होते हैं वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। सिग्नल, डेंजर सिग्नल के लिए रेड कलर का क्यों यूज किया जाता है, सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे रेडिशनेस क्यों आती है, या एटमोस्फेयर में अगर स्काई नहीं होगा सॉरी एटमोस्फेयर अगर नहीं होगा तो हमारा स्काई ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये सारे रीजंस को आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एग्जाम में आता है। लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का, रेनबो डेफिनेशन पूछते हैं। रेनबो क्या होता है, बारिश होने के बाद कभी कभी अगर आप सन के साइड अपना फेस करके खड़े होंगे, ठीक है, तो आपको आपके बैक साइड पे, सॉरी सन के साइड अगर बैक एरिया करके खड़े होते हैं तो आपको आपके बैक साइड पे एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क दिखाई देता है, उसी को रेनबो कहा जाता है। मोस्टली यहाँ पे रेनबो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी रेनबो जो है, हाँ
प्राइमरी रेनबो में आपको रेड कलर जो है वो आउटसाइड पे दिखाई देगा और वॉयलेट कलर इन साइड पे दिखाई देता है, और सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट कलर आउटसाइड पे और रेड कलर इन साइड पे दिखाई देगा। ये दोनों रेनबो का ड्रॉ यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट रेनबो का ड्रॉ दिया है प्राइमरी का। तो देखो क्यों होता है, प्राइमरी रेनबो कब बनता है, यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन होते हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दो लाइट इस तरफ से गई है और जा करके वो डेविएट हो गई है, तो दोनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस कारण से। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि दो तो लाइट से गई, एक ये वाली और एक ये वाली, आर और बी मतलब रेड और वॉयलेट कलर की। ठीक है, दोनों इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। सन रेज जब रेन ड्रॉप पे या बारिश की बूंदों के साथ बारिश की बूंदों पे पड़ता है तो वो आपको 7 कलर में दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रिज्म पे भी जब सनलाइट पड़ती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वैसे ये वाटर ड्रॉप पे जब सनलाइट पड़ेगी तो वो भी आपको 7 कलर की दिखाई देती है। अब वो प्राइमरी रेनबो जो है, हाँ इसमें जो आपका एंगल बनता है एक 42 डिग्री का बनेगा। ठीक है, रेड कलर के लिए, और वॉयलेट कलर के लिए 40 डिग्री का बनता है। बट सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट कलर के लिए 55 डिग्री का और रेड कलर के लिए 52 डिग्री का बनता है। मतलब यहाँ पे जो रेनबो की विड्थ आपको मिलेगी वो 2 डिग्री की मिलेगी रेड और वॉयलेट के बीच का, और यहाँ पे जो आपको विड्थ मिलेगा वो 3 डिग्री का मिलता है। तो इस वाले को भी आप पढ़ लेंगे, इसके बीच का डिफरेंस एग्जाम में आता है। उसके बाद में ये सेक्शन आपका खत्म हो गया, और क्लास में आप लोगों को डेरिवेशन समझाओगे फोकल लेंथ प्लेन मिरर फॉर्मूले का। ठीक है मैम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? नहीं, अभी एक सेक्शन और बचा ना इसका, 9 का डी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला बचा है, जिसमें पूरा वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का पढ़ना है। उसके बाद खत्म होगा, मतलब इस महीने आपका खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, टाइम आउट हो गया है, मैं क्लोज कर रही हूँ।